सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चन ओके जो इस साल आए थे फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जनरली जो क्वेश्चंस आए थे वो 2 मार्कर थे। अगर मैं लेवल की बात करूँ इट इज़ मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो एक एक करके हम देखेंगे किस तरह से इसका आंसर हो सकता है। मैं भी कुछ आंसर्स में मुझे डाउट है, इसके लिए मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। और कुछ आंसर में अगर मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली नहीं होगा आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ओके, और क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये रिएक्शन दिए वाटर के और ये पूछा था कि क्या इसका नेचर है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी CSR नेट में पूछा जा चुका है और मैंने P ब्लॉक में भी इसको डिस्कस किया है। जब आप वाटर और क्लोरीन को ट्रीट करते हो, इसमें क्या होगा, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये बेस की तरह काम करेगा क्लोरीन, और आपका जो वाटर होगा वो एसिड की तरह काम करेगा। और जो मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करोगे, मैग्नीशियम बेस सिंस लुइस एसिड, तो ये लुइस एसिड की तरह काम करेगा और वाटर बेस की तरह काम करेगा। सो करेक्ट आंसर इज़ योर बी। ओके, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। दैट इज़ ए एसिड में क्लोरीन के साथ एसिड की तरह काम करता है और बी मैग्नीशियम के साथ बेस की तरह काम करेगा, मीन्स एम्फोटेरिक इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में होते हैं 6 + 8 दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। तो पूछा है किसके साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। अगर नाइट्रोजन 7 है और नाइट्रोजन 7 और 8, ओके, ये होता है 14, ये होता है 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ओके, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ योर N2। ओके, बिकॉज इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 और 6 इसमें देखेंगे तो ये भी हो जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछा है किस में स्ट्रॉन्गर होगा। ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछा है, ओके, तो ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो ये कब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ऑक्सीजन के कंपेयर में। मीन्स फ्लोरीन होगा तो ये बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा बिकॉज ये बॉन्ड अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा। लेकिन बाकी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको दिखेगा कि क्लोरीन है यहाँ पे और नाइट्रोजन है। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का वो स्लाइटली थोड़ा, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अकॉर्डिंग टू डी होगा। मीन्स ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा। बिकॉज क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होगा हाइड्रोजन क्लोरीन का और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, तो उसमें क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ओके, एज़ कम्पेयर टू योर बी। ओके, एज़ कम्पेयर टू योर दैट स्ट्रेंथ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी डी। अगर आपको लग रहा है कि आंसर में कुछ मिस्टेक है या फिर आंसर्स गलत है, जो यू कैन आप इसका रेफरेंस भी दे सकते हो, नो इशू। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमैग्नेटिक NiCl, ओके, टेट्रासाइनाइड और NiCl4 इज। ओके, तो यहाँ पे पूछा है निकल आपका स्क्वायर प्लेनर भी बनाता है कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जनरली जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। ओके, और डायमैग्नेट होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 होगा। कैसे, निकल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब साइनाइड आएगा तब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा और यहाँ पे एक MTD ऑर्बिटल बच जाएगा। तो ये MTD ऑर्बिटल आपका यूज़ होगा फॉर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि लगता है जनरली स्क्वायर प्लेनर के लिए। और उसके बाद जो निकल Cl4 है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, तो इट शुड बी फॉलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ बी। ओके, इसके बाद पूछा आईयूपैक क्वेश्चन। तो आईयूपैक में पूछा है कि आपका प्लेटिनम दिया है, मिथाइल अमाइन दिया है, क्लोरीन दिया है और अमोनिया दिया है। तो यहाँ पे आईयूपैक पूछा है, तो आईयूपैक में देखिए ब्रोमीन होगा, देन आपका क्लोरीन होगा, क्लोरीन से पहले ब्रोमीन होगा, देन उसके बाद आपका अमीन होगा बिकॉज अमाइन है वहाँ पे, देन उसके बाद आपका मिथाइल अमाइन होगा। बिकॉज यहाँ पे अमाइन है, यहाँ पे भी अमाइन है, सो यू विल गेट कन्फ्यूज। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ डी। ओके, अमाइन, ब्रोमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, मिथाइल अमाइन, प्लेटिनम 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ESR के ऊपर क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन आते हैं ESR से 1-2 क्वेश्चन और मॉसबेर से 1-2 क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कॉपर और पिरिडिन है का कॉम्प्लेक्स है, तो कॉपर और पिरिडिन दिया है,
दो कॉपर, दो pyridine आइटम लगे हैं यहाँ पे और क्लोरीन है। ओके, तो यहाँ पे स्पिन ऑलरेडी दी है 3/2। तो क्वेश्चन किसके साथ कपल करने पे देते हैं, अगर आप कॉपर को लेट से कॉपर के साथ कपल करते हो तो 3/2 कॉपर के न्यूक्लियर स्पिन के साथ हाइपर कपलिंग करते हो। ओके, तो इट विल गिव 4। और इस बाद में अब इसको नाइट्रोजन के साथ कपल करते हो, सिंस नाइट्रोजन का हाफ 1 होता है न्यूक्लियर स्पिन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, सो इट विल बिकम, ओके, इट विल बिकम 5। तो टोटल विल बी 20। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी 20। अगर आप सिर्फ कॉपर के साथ ही कपल करते हो तब आपका आंसर 4 आता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आंसर इतना डिफिकल्ट कर देंगे, बिकॉज डायरेक्ट पूछा है ESR ऑब्जर्व इन कॉपर विल बी गिवन। ओके, सो यहाँ पे हम अगर नाइट्रोजन का कंसिडर करते हैं इट विल बिकम 20। अगर सिर्फ कॉपर के साथ कपलिंग देखते हैं सो इट विल बिकम 4। ओके, यहाँ पे कंसिडर करते हैं नाइट्रोजन तभी वो 20 आता है। नेक्स्ट पूछा है द पॉलीक्रिस्टलाइन एक्सबैंड ESR स्पेक्ट्रॉप्स किस कोऑर्डिनेट कॉपर टू कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट। तो यहाँ पे दिया है G पैरेलल। सो G पैरेलल नथिंग बट आपका जो G Z एक्सिस के होता है उसको बोलते हैं, और G परपेंडिकुलर होता है वो X और Y एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं। तो जब भी आपका G पैरेलल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू G परपेंडिकुलर, आपकी ज्योमेट्री एक्सियल बन जाती है, मीन्स जहां टेलर डिस्टॉर्शन आता है। ओके, एक्सियल में यहाँ पे कंप्रेशन भी होता है और इलोंगेशन भी होता है, मीन ज्योमेट्री आपकी सिमेट्रिक नहीं होती, कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू देखिए, G पैरेलल की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पे G परपेंडिकुलर की कम है, तो इसका मतलब है जो ज्योमेट्री होगी वो एक्सियल होगी। ओके, आइसोट्रोपिक के लिए जनरली एक ही पीक मिलेगा आपको, आइसोट्रोपिक के लिए ये होता है, एक्सियल के लिए आपको 2 वैल्यू मिलेंगी इस तरह से, और एक थोड़ी G पैरेलल की ज़्यादा होगी और ये G परपेंडिकुलर होगी। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज एक्सियल सिमेट्री। और रोम्बिक के लिए तीनों अलग वैल्यू मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और NO इन आयर स्पेक्ट्रा विल बी। तो इसके लिए आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जो जनरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO देखते हो, कीटोन या फिर एल्डिहाइड का होता है, जनरली 1600 पे आता है, लेकिन अब फ्री CO की बात करें तो ये 2143 मीन्स 2100 तक आसपास आता है। और जो नाइट्रोसेल की बात करें, नाइट्रोसेल आता है अराउंड 1870 के आसपास। तो जो करेक्ट आंसर होगा उसमें NO हमेशा एंड में होगा, तो ये सिर्फ 2 ऑप्शन में है, A और B। अगर आप बात करें साइनाइड माइनस की, तो साइनाइड CN है ट्रिपल माइनस, वो अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास आता है, 2230 या 100। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी विल बी A। अगर आप सर्च कर सकते हो गूगल पे साइनाइड CN कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेटा A विल बी करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद पूछा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर इन कॉपर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज। ओके, सो कॉपर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या दिया है यहाँ पे, आपका इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, 2D है आपके पास टर्म। ओके, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, T2 ऊपर आता है और EG नीचे चला जाता है, इस तरह से होगा। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास क्या है, T2 टर्म नीचे आ गया, बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने में स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा T2G में, मतलब 2T2G और 2EG। ओके, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजिशन होगा वो 2T2G से 2EG में ट्रांजिशन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इन्वर्स हो जाता है, T2 ऊपर चला जाता है और E नीचे चला आता है। ओके, और ये टर्म है, दिस इज़ अ टर्म। ओके, जो भी आपको दिए है ध्यान से देखिए, दिस इज़ अ टर्म। तो 2D जब स्प्लिट होगा तो EG और T2G मिलेगा कैपिटल। ओके, नॉट G, सिर्फ E और T2 मिलेगा, लेकिन कौन सा टर्म ऊपर आएगा आपको वो नीचे आएगा वो देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सब मेंशन है। ओके, G नहीं लिखना है, बिकॉज वो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ओके, G जब आता है जब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये दोनों ऑप्शन है B और D में से। तो आपको देखना है ग्राउंड स्टेट क्या होगा, तो इसमें जो ग्राउंड स्टेट होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसको 3 वे से अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे एक बार होगा, यहाँ पे दूसरी बार होगा और यहाँ पे तीसरी बार होगा। तो 3 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे T2 टर्म नीचे आएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी और B, 2T2 से E ट्रांजिशन होगा। अगर ऑक्टाहेड्रा होता है तो रिवर्स हो जाता, तो D विल बी दैट करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स आर। तो जनरली आपको लैंथेनाइड्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ते हैं। गैडोलियम में होते हैं जनरली 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देन सीरियम के पास होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और लैंथेनम के पास होते हैं 0। सो करेक्ट आंसर विल बी जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। ओके, सो B विल बी करेक्ट आंसर, गैडोलियम इज हायर देन सीरियम देन लैंथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन पूछा है
कि फर्स्ट एब्जॉर्प्शन लेवल ऑफ वेनेडियम इज एब्जॉर्ब एट 14,810 DQ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिस प्रिंट या फिर गलत मेटल दिया है। अगर वेनेडियम F6 देखे, वेनेडियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, तो ये होता है D2 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें होता है 3F। अगर हम 3F की बात करें और D2 का ग्राउंड स्टेट निकालें, ओके, तो इट विल बिकम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और T2G Eg होगा। तो हम इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 तरीके से। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट बनेगा वो T1G बनेगा। इसके बाद इसको हम एक्साइट करेंगे, सो इट विल बिकम, ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कितने तरीके से होगा? 6 वे से, यहाँ से 2 तरीके से, यहाँ से 3 तरीके से। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल होगा वो T2G होगा और इसके बाद होगा वो A2G होगा। अगर हम एनर्जी गैप की बात करें, ये होता है, ये ऊपर गया है तो +12 हो जाता है, ये होता है मीन्स ये होता है 6 होता है, -6 DQ, ओके, और ये होता है आई थिंक 2 DQ, बिकॉज यहाँ पे टोटल 18 आना चाहिए, ओके। ये होता है 1 तो 12 इंटू 1 इज़ 12 प्लस यहाँ पे 3 2 6, तो टोटल यहाँ पे +18 होगा, यहाँ से +18 और 6 3 -18, तो टोटल 0 होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे μ1 दिया है वो है 14,1800 सेंटीमीटर। अगर ये डिफरेंस जनरली क्या होता है, 10 DQ क्या होता है हमारा, डेल्टा O होता है, ओके। ये किस केस में अगर 10 DQ आप कैलकुलेट करें, 10 DQ के लिए आपको ये एनर्जी चाहिए, ओके, यू शुड रिक्वायर दिस एनर्जी बिकॉज इसका ही एनर्जी गैप 10 DQ है, ओके। जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा वो होता है T1G से T2G। अगर एनर्जी गैप निकाले, ये 6 DQ है और ये 2 DQ है, तो दिस इज नथिंग बट योर 8 DQ। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 14,800, बट यहाँ पे जो मेटल दिया है वो गलत दिया है, बिकॉज यहाँ पे टाइटेनियम F6 होना चाहिए, तभी आंसर में 14,800 आ सकता है। टाइटेनियम लोगे तो टाइटेनियम 3+ है, तो वो बन जाएगा आपका टाइटेनियम 2+ है मे बी, ओके, टाइटेनियम 2+ होगा, मीन्स यहाँ पे आपको D3 देना चाहिए था। अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन होता, ओके, तो यहाँ पे A2G होता, 4F है, तो यहाँ पे होता T2G, यहाँ पे होता T1G और यहाँ पे होता A2G, ओके। तो ये -12 बन जाता, ये -2 बन जाता और ये +6। तो इसका गैप आपका μ1 है, ये फर्स्ट एनर्जी, और ये 10 DQ है, ओके। तभी आपको आंसर ये मिल जाता डायरेक्टली, बिकॉज एक ही इन्होंने अब्जॉर्प्शन दिया है जो कि इसको हम μ1 मानते हैं। तो μ1 कभी होता है 10 DQ आपके इस केस में जब A2G नीचे होगा। अगर हम D3 की बात करें या फिर D2 की बात करें, तो इस केस में इसका 10 DQ नहीं हो रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन में, ओके। सो मे भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स गलत दिया या फिर एब्जॉर्प्शन बैंड और देने चाहिए थे ताकि आंसर आ सके। अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउटफुल लगा, ओके। जब मैं भी सॉल्व कर रहा था मुझे भी लगा डायरेक्ट इसका आंसर, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो सो इट विल बिकम मोर क्लियरर, बिकॉज टाइटेनियम का अगर लोगे तो भी इट विल बिकम प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे D2 3D2 4S2 होता है और यहाँ पे +3 करोगे तो D1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे D3 आना चाहिए था स्पेशली, तो मे भी ये क्रोमियम होगा, यहाँ पे क्रोमियम होता, क्रोमियम +3, क्रोमियम +2 इज़ D4 और क्रोमियम +3 होता तो D3 होता, ओके। तभी आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रोमियम में भी F6 होता, तभी आंसर करेक्ट हो सकता था। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि एक एग्जाम्पल उन्होंने बराबर दिया है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया है, यू कैन कमेंट डाउन, सो वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रोजन SiH3 इज ट्रायगोनल प्लेनर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, ओके, और जो सिलिकॉन है, यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसमें MTD ऑर्बिटल होते हैं और इसमें p-d बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर d ऑर्बिटल है तो यहाँ पे ये p-d बैक बॉन्डिंग करके प्लेनर बन जाएगा। तो sp3 से ये चेंज होके sp2 में चला जाएगा और जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो लेबाइल होने के लिए आपको Eg में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन, या फिर T2G में से कम एक ऑर्बिटल आपका वैकेंट होना चाहिए, 1 ऑर्बिटल शुड बी टोटली वैकेंट, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं क्रोमियम यहाँ पे +3 है, मतलब D3 है, तो नीचे के सब में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनर्ट हो गया। उसके बाद टाइटेनियम 3+ है, टाइटेनियम 3+ मतलब हमारा D1, तो ये लेबाइल है, ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 खाली है। उसके बाद वेनेडियम है, वेनेडियम +3 मतलब ये क्या है आपका D2 है, ओके, इट इज़ अ D2। तो यहाँ पे भी आपके एक ऑर्बिटल खाली है यहाँ पे, ओके।
सो करेक्ट आंसर इज 2 and 3 बोथ आर लेबाइल, नॉट क्रोमियम इज लेबाइल। इसके बाद है आपका लुईस एसिडिटी का क्वेश्चन। तो जनरली जो BF3 जो लुईस एसिड का ऑर्डर होता है, सबसे नीचे आपका BF3 होता है, देन BCl3 होता है, ओके, देन आपका BBr3 और BI3 होता है। तो BI3 जनरली फ्लोरीन होने के बाद भी लुईस एसिडिटी कम की होती है, बिकॉज इसमें भी p बॉन्डिंग होती है, बिकॉज फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होते हैं और जो बोरॉन के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उसमें वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ओके। इस तरह से इसके एम्प्टी ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, वो बैक बॉन्डिंग करके ये फिल कर सकता है, जिसकी वजह से इसका जो ऑर्बिटल जो बचता है वो अवेलेबल नहीं होता लुईस एसिडिटी कैरेक्टर दिखाने के लिए, ओके। तो ये ज़्यादा ओवरलैप बोरॉन और फ्लोरीन में होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी थोड़ी और कम हो जाती है। और BCl3 में थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाता, बिकॉज बोरॉन पे है p ऑर्बिटल, ओके, और क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर, ओके। तो ऑर्बिटल का इसमें मिसमैच हो जाता है, थोड़ा सा ओवरलैप होता है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो पाता एज़ कम्पेयर टू BF3, जिसकी वजह से सबसे लोएस्ट लुईस एसिड होता है BF3, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी B, ओके, दैट इज LCl3, BLCl3 और BF3। सबसे लोएस्ट लुईस एसिडिटी p बैक बॉन्डिंग की वजह से डिक्रीज हो जाती है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है निकल ब्रोमीन के साथ फॉस्फोरस का लिगेंड है, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपोजिशन है। फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका ग्रीन कलर देगा, वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट 3.2 मतलब हाई स्पिन है। सेकंड प्रोडक्ट आपका रेड है और डायमैग्नेटिक है, ओके। तो आपके पास 2 ज्योमेट्री और पूछा है। तो यहाँ पे निकल अभी हमने देखा कि तो अगर स्क्वायर प्लेनर तो डायमैग्नेटिक आता है, बिकॉज वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। अब स्क्वायर प्लेनर है, तो और स्क्वायर प्लेनर है मतलब डायमैग्नेटिक है, मतलब वो रेड कलर है। तो आपको देखना है रेड और डायमैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर। तो क्या है, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स आपका सेकंड प्रोडक्ट इज रेड और डायमैग्नेटिक, तो सेकंड ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। सो एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन डी। और फर्स्ट आपका हाई स्पिन होगा, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, ओके। सो करेक्ट आंसर इज डी। उसके बाद पूछा है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, L दिया है, L पूछा आपको फर्स्ट और S पूछा है इस टर्म के लिए। यहाँ पे आपको जनरली टर्म इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1, ये दिया आपको 4g, तो यहाँ पे 2s+1 दिया है 4, देयरफॉर 2s इक्वल टू 4 - 1 क्या मिलेगा आपको, 2s इक्वल टू 3, दैट इज़ नथिंग बट s इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आपका A चला गया और D चला गया। क्वेश्चन है अभी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए जब L की वैल्यू 0 होती है तो आता है टर्म S, जब 1 होगा तो P आता है, 2 होता है तो D आएगा, 3 होता है तो F टर्म आएगा, 4 होता है तो G आएगा। सो करेक्ट आंसर इज C, 4 और 3/2, ओके। ये टर्म सिंबल में आ जाता है क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइट आयन आर कलरलेस और कलर रिस्पेक्टिवली। तो मेरे क्रैश कोर्स वाली वीडियो में बताया है कि जिसके पास F0 होगा, F1 होगा, F7 होगा, F13 होगा और F14 होगा, ऑल आर कलरलेस, ओके। इसका मतलब आपका गैडोलिनियम भी कलरलेस है और आपका इट्रियबियम भी कलरलेस है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या पूछा है, कलरलेस और कलर पूछा है। तो कलरलेस में देखिए इटरबियम है, ओके, ये नहीं है, ओके, ये ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन चला जाएगा। अभी आपको देखना है ये भी कलरलेस है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, बिकॉज प्रोसोडायनम इज कलर, ओके, ये कलर्ड होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। आपको देखना है प्रोसोडायनम कलर है, यहाँ पे 3 ही मेटल के साथ 4 ऑप्शन बना दिए गए। तो प्रोसोडायनम जहाँ पे कलर के साथ मैच हुआ, सेकंड वाला आपको कलर पूछा है, इसमें जो मैच हुआ बाकी सब में आपका रिवर्स ऑर्डर किया है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इन स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ पे क्या है आपका CO ब्रिजिंग में, CO देगा 2 इलेक्ट्रॉन, CH2 देगा 2 इलेक्ट्रॉन और कितने हैं 2 CP, तो 2 × CP मतलब 5 + 5 10, ओके। और 2 रोडियम है, 2 रोडियम मतलब 9 + 9 18। तो आपको सबको बस ऐड करना है, तो क्या ऐड करके हो जाएगा 18 + 10 + 2 + 2। अभी CH2 2 कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ब्रिजिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली कार्बन को 4 अपनी वैलेंसी क्रिएट करने के लिए उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो 2 ऑलरेडी उसने शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, तो 2 ही सी वो ब्रिजिंग में यूज़ कर सकता है। अभी हम ऐड करके देखते क्या होता है, 18 28 और 4 32। और इसका मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, 18 × n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो 18 × 2 बिकॉज 2 रोडियम है -32 डिवाइड बाई 2, तो 36 - 32 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4/2, इट विल गिव 2। सो करेक्ट आंसर विल बी 2,
ओके। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन स्टेबिलिटी के ऊपर पूछा है। तो कॉम्प्लेक्स C3C5 यहाँ पे दिया है और CO2। तो मतलब ये आपका साइक्लोपेंटाडाइन इस तरह से काम कर रहा होगा। ओके, मेटल और 2 CO लगे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, आपको पूछा है ये कब स्टेबल होगा। अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन के रूल के हिसाब से जाए तो आयन आपका 8 इलेक्ट्रॉन देता है। वेनेडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मतलब ये आपका 3d3 4s2 देता है। कोबाल्ट दिया है, कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन देगा और निकल है आपका 10 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, D8 4s2। अभी आपके पास अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से जाए, 18 = 3 + 2 + 2, तो कितने हो गए 3 + 2 + 2, ओके, प्लस डैश, तो इट विल 18 = 4 + 7, 7 प्लस अगर हम यहाँ पे डालें तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 7 15 हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, 7 + 9 16 हो जाएगा और 7 + 10 क्या बन जाएगा, 7 + 10 17 हो जाएगा। सो इसमें से भी एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन लायबल बन रहा है जो कि ऑप्शन ए है। ओके, इसको आप 18 तो बना नहीं सकते बिकॉज आपके पास 4 ही ऑप्शन है मेटल के। सो इट मे कैन कि ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है 16 में भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा होगा। ओके, 18 नहीं होगा, 18 तो हो ही नहीं सकता। 18 के लिए आपको यहाँ पे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कॉपर के केस में हो सकता था बिकॉज 3d9 4s2 8 11 इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी कोबाल्ट, जहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिशर कार्बिन। तो फिशर में होता है आपका, फिशर इज कार्बिन इज इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, देन आपका सिंगलेट होता है और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जो मेटल होगा। ओके, तो ऑब्वियसली जो कार्बन होता है उसमें मेटल का डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जो इसमें होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं होता। सो बी इज अ करेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट आंसर है। इट कंटेन मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है। इट कंटेन हेटेरोएटम अटैच टू मेटल बाउंड टू कार्बन अटैचेस करे। सो जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन सेंटर है वो आपका श्रॉक कार्बिन में होता है, फिशर में नहीं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉसबेयर के ऊपर है। द क्वाड्रपल स्प्लिटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग में क्या होता है, आपका जो एक पीक मिलता है वो स्प्लिट होता है 2 में। इसका मेनली रीज़न क्या होता है, क्वाड्रपल मूवमेंट जनरेट होता है। ओके, तो ये क्वाड्रपल मूवमेंट कब जनरेट होता है, तो क्वाड्रपल आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ओके, दिस इज कॉल्ड योर क्वाड्रपल, मतलब 4 पोल आपके क्रिएट हुए। तो ये कभी होता है जब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपके डी इलेक्ट्रॉन, जनरली अगर मेटल की बात करें, आयन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट EFQ अगर आपका असिमेट्रिक हो तभी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग दिखाएगा, और साथ ही साथ आपका जब सिमेट्री डिस्टर्ब हो गया फिर असिमेट्रिक होगा तब। ओके, असिमेट्रिक होगा आपका जो शेप होता है कॉम्प्लेक्स का, तब आपका क्वाड्रपल स्प्लिटिंग होगा। दोनों में से कोई भी अगर इम्प्रॉपर है तो ये क्वाड्रपल स्प्लिटिंग देगा। तो ये आपका जो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वाड्रपल स्प्लिटिंग है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री के बारे में बात करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात नहीं करता, स्पिन स्टेट के बारे में बात नहीं करता, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केमिकल शिफ्ट के बारे में बात करता है। ओके, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है फिर आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू होती है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होती है। क्वाड्रपल स्प्लिटिंग का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज योर वन ओनली, दैट इज बी। तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग में आपको समझ आएगा मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूलर असिमेट्री है देयर विल बी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा डाउट लग रहा है, बिकॉज इतना ये कपलिंग करेगा कि नहीं करेगा, किसके साथ करेगा उसके ऊपर डाउट हो गया। स्ट्रक्चर देखेंगे तो बोरॉन है, 2 Me है, ओके, एक हाइड्रोजन, बोरॉन Me, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि ये इसके साथ डी कपल है, मतलब मिथाइल के साथ इसको आपको कपल नहीं करना। ओके, तो आपको क्या है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है यहाँ से, तो ऑब्वियसली इसका एक ही सिग्नल मिलेगा। ओके, एक ही सिग्नल मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो बोरॉन है वो इसके साथ कपल करेगा। ओके, तो बोरॉन है तो हाइड्रोजन के साथ कपल करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ कपल करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 × 2 ½ + 1, दैट इज ट्रिपलेट। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी योर ट्रिपलेट। ओके, बिकॉज मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो दो ट्रिपलेट या फिर 2 क्वार्टलेट नहीं मिलेंगे। ओके, बोरॉन के साथ तो जाएगा नहीं, सो इट विल कपल विद योर हाइड्रोजन, और ये कितने में, ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा। तो जनरली हाइड्रोजन का यहाँ पे बोरॉन का न्यूक्लियर स्पिन दिया है। ओके,
लेकिन बोरॉन का एक पीक ये आएगा जो ट्रिपलेट में ये होगा, क्या बोलते हैं हम उसको, एग्जिबिट होगा. सो अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट आंसर विल बी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बाइनऑर्गेनिक पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोनिक अनहाइड्रेस. तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या करता है, CO2 को हाइड्रोलाइज करता है H2CO3 में, और इसमें जो मेटल एंजाइम होता है वो जिंक होता है. तो फर्स्ट स्टेप में आपका जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके जिंक H2O बनाता है, और क्या होता है उसके बाद जैसे आप यहाँ से H+ निकालोगे, बिकॉज जिंक लुइस एसिड है, इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है और ये OH में कन्वर्ट होता है, फिर ये CO2 पे अटैक करता है. ओके, तो यहाँ पे आपका बीच में जो ऑक्सीजन है वो OH का ऑक्सीजन होगा, ना कि कार्बोनिल वाला. सो A इज नॉट करेक्ट आंसर, B इज नॉट करेक्ट आंसर, C विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे जो OH है वो CO2 पे लगा है. ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है. तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक कॉपर SOD डिसम्यूटेज इज एंजाइम दैट डिसप्रोपोर्शनेट. तो ये क्या करता है, जनरली सुपर ऑक्साइड या फिर पेरोक्साइड को डिसप्रोपोर्शनेट करता है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये H2O को रिएक्ट नहीं करेगा, H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये पेरोक्साइड और OH ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन H2O2 का डिसप्रोपोर्शनेट करके आपको O2 बाय प्रोडक्ट मिलता है. सो करेक्ट आंसर इज D, दैट इज H2O10 OH रेडिकल. ओके, तो रेडिकल को डिसप्रोपोर्शनेट करता है, O2 को नहीं, सिंपल O2 को नहीं, पेरोक्साइड को भी डिसम्यूटेज कर सकता है. ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ट्रांस टेट्रामाइन डाइक्लोरो क्लोरिडो कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट दिया है. तो कोबाल्ट है, 2 क्लोरीन है और अमोनिया है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, कैटाइन बिलोंग टू डैश पॉइंट ग्रुप. ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब इस तरह से ये सिग्मा H प्लेन है, क्लोरीन को यहाँ से कट कर सकता है. ओके, इस तरह से. तो यहाँ पे जो एक C4 एक्सिस आपको मिल सकता है. ओके, बिकॉज यहाँ पे एक प्लेनर है, एक स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर की वजह से आपको यहाँ पे एक C4 एक्सिस मिलेगा. C4 है और सिग्मा H है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो D4H, इट बिलोंग टू D4H. ओके, सो इट इज़ नॉट DC, इट इज़ अ D4H. ये आपको वीरा रेड्डी की जो रेफरेंस बुक है उसमें ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा. इसका जो पॉइंट ग्रुप है D4H है. नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनऑर्गेनिक से है. आयन स्टोर इन प्रोटीन फेरेटिन इन फॉर्म ऑफ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस फॉर्म में होता है फेरेटिन आयन हाइड्रोक्साइड H2N. ओके, ना कि आयन हाइड्रो. ये बहुत ही बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है. ओके, ये थोड़ा स्लाइटली कम बेसिक में एग्जिस्ट करता है, लेकिन करेक्ट आंसर विल बी योर C, FeOC. नंतर नेक्स्ट है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर इट्रियम 3+. तो यहाँ पे इट्रीबियम 3+ मतलब आपका F13 है. F13 मतलब यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएगा 2F. तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि 2F, और ये मोर देन हाफ फील्ड है. ओके, तो मोर देन हाफ फील्ड है, तो जो आपको बस ऐड करना है L और L की वैल्यू. सो इट विल बिकम 7/2. ओके, ये आप मेरा पुरानी वीडियो जितने भी यहाँ इसके लिंक है डिटेल में, जो भी एक्सप्लेनेशन है आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, टर्म सिंबल, माइक्रोस्टेट, बाइनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, या फिर जो भी OMC के क्वेश्चन सॉल्व के, उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मेरे पुराने वीडियोस में बताया है. स्पेशली ये बाइनऑर्गेनिक का क्रैश कोर्स बनाया है मैंने, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे. सो इट्रीबियम का आंसर है 2F 7/2. ओके, C विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड लिथियम आयरन रूम टेम्परेचर इज करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने इसका मैं रेफरेंस बुक से मैंने एग्जाम्पल आंसर लिया है. सो करेक्ट आंसर इज योर, जनरली क्या होता है, लिथियम फ्लोराइड देखेंगे तो ये मोर आयनिक है, तो ज़्यादा आयनिक कंपाउंड वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होना चाहिए, ऐसा नॉर्मली है. लेकिन क्या होता है, करेक्ट आंसर इज दिस, लिथियम आयोडाइड इज मोर सोल्यूबल देन लिथियम फ्लोराइड. इसका आंसर यहाँ पे दिया है, लिथियम fluoride is insoluble in water whereas lithium iodide is soluble in water because lithium fluoride has a high lattice energy and lithium iodide has a low lattice energy. lattice energy मतलब जो आपका जो फ्रेमवर्क बनता है लिथियम आयोडाइड लिथियम फ्लोराइड का, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. तो जितना लो लैटिस एनर्जी होगा उतना वाटर लैटिस एनर्जी को ब्रेक करके उसको फ्री करेगा और लिथियम और उसके आयन को. ओके, सो करेक्ट आंसर इज D, दैट इज लिथियम आयोडाइड इज मोर सोल्यूबल देन लिथियम फ्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ड्राइविंग फोर्स फॉर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ मैग्नीशियम विद EDTA इन एक्वेस मीडियम इज इंक्रीज इन एंट्रोपी. बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर आप EDTA के साथ चिलेट बनाते हो तो EDTA क्या करता है, हेक्साडेंटेड होता है. तो एक EDTA जब रिएक्ट होता है तो साथ ही में बाय प्रोडक्ट में आपको मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स मिलेगा. साथ ही साथ अगर वाटर है मैग्नीशियम के साथ तो 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे. ओके, अगर मैग्नीशियम
वाटर का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम इसकी बात करें, आप बिफोर रिएक्शन इज 1:1, आफ्टर रिएक्शन इज 1 and 6, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट इंक्रीज, दैट इज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. So it will follow second law of thermodynamics that entropy should be increased. So correct answer is increase in entropy. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपर एसिड के ऊपर. ओके, फ्लोरा एंटोमेनिक एसिड है. तो जब SbF5 तो एक लुइस एसिड है और HF एक पुअर लुइस एसिड होता है, तो ये लुइस बेस की तरह इसके साथ काम करता है, आपको H2F मिलता है. ओके, तो H2F इज लुइस, H2F प्लस इज अ सुपर एसिड. ये सुपर एसिड होता है, इसको सुपर एसिड का नाम दिया है इस मिक्सचर को. तो SbF5 इज लुइस बेस विच इज़ रॉन्ग बिकॉज ये फ्लोराइड एक्सेप्टर है. F फ्लोरीन यहाँ से एक्सेप्ट किया है तो लुइस एसिड की तरह काम करता है. HF इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2F, दैट इज रॉन्ग. SbF इज लुइस एसिड. नो, जब लुइस एसिड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में, और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. सो करेक्ट आंसर इज योर ए. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम ऑन सरफेस ऑफ कैटायन आयन एक्सचेंज विल फॉलो. अगर आपको इसका हाइड्रोजन एनर्जी का ऑर्डर पता है तब इससे आप पता कर सकते हो. हाइड्रोजन एनर्जी मतलब जब आपका मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कितना एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करता है. तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम करता है, देन फॉलोड बाय कैल्शियम, देन फॉलोड बाय सोडियम. जब आप इसको रेजिन में डालोगे तो इसका क्या है काम, यहाँ पे पूछा है कैपेसिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब ये एक्सचेंज करना चाहिए, इसका रिएक्शन होना चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली जब रेट होगा एक्सचेंज का, रेट ऑफ एक्सचेंज इज रिवर्स, मतलब सोडियम सबसे पहले रिएक्ट होगा, सोडियम सबसे अच्छे से एक्सचेंज होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम होगा. सिंस एल्यूमिनियम का और वाटर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्गर होगा बिकॉज ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है, तो एल्यूमिनियम और जो वाटर का बॉन्ड होगा वो बहुत ईजिली टूटेगा नहीं एज़ कम्पेयर टू सोडियम और वाटर का बॉन्ड. तो जितना ईजिली ये बॉन्ड टूटेगा उतने ईजिली आप उसका एक्सचेंज कर सकते हो कैटायन एक्सचेंजर में. सो करेक्ट आंसर इज सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम. According to me, answer will be A, that is sodium, calcium and aluminium 3+. Okay, so this is about some question. यहाँ पे भी कुछ questions में मुझे डाउट था. लाइक एक क्वेश्चन था आपका CCl4 सिलिकॉन, टेट्राक्लोराइड और जर्मेनियम की बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर. ये पी बॉन्डिंग के ऊपर हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस प्रॉपर मुझे करेक्ट नहीं लग रहे थे कि क्या होगा करेक्ट आंसर. तो अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर होगा CCl4 में पी यहाँ पे पूछा था बॉन्ड लेंथ, तो इसमें क्या है बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा था. तो सबसे जिसमें पी बॉन्डिंग होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा. ओके, तो CCl4 में क्या था, आई थिंक CCl4 में तो पी बॉन्डिंग होती नहीं बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन से बैक बॉन्डिंग होने के चांस नहीं बिकॉज कार्बन में एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं. ओके, तो ये सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें CCl4 सबसे ऊपर होना चाहिए बिकॉज सेकंड या थर्ड पोजीशन में था. उसके बाद एक ऑप्शन था जो मे भी करेक्ट हो सकता है, सिलिकॉन होगा, उसके बाद जर्मेनियम हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एम्प्टी है, तो यहाँ पे मीन्स पी बॉन्डिंग हो सकती है. जर्मेनियम में हो सकता है, लेकिन जर्मेनियम आई डोंट नो कि उन्होंने जर्मेनियम को उस ऑप्शन में क्यों ऊपर रखा है, या फिर कन्फ्यूजन था मुझे किस ऑप्शन में. ओके, ये क्वेश्चन था. साथ ही साथ ये क्वेश्चन में भी आई हैव सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस कि बोरॉन का जो एग्जिबिट है, ट्रिपलेट है, कॉटलेट है, कपलिंग करेगा कि नहीं करेगा. उसके बाद है आपका इसमें ये वाले 16 है कि 18 है, वो प्रॉपरली बताया नहीं है कि 16 कंसिडर करना है कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कंसिडर करना है. ओके, उसके बाद ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है. ओके, ये है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, वैनेडियम वाला क्वेश्चन 10D, एक्चुअली इसका आंसर 10DQ इक्वल टू फर्स्ट ट्रांजिशन ही आपका 10DQ बिकॉज एक ही. और ये क्वेश्चन रिपीट है, इस टाइप का क्वेश्चन सेट में भी आ चुका है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ओके, तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चंस आपको लगेंगे, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में गलती होती रहती है. ओके, तो इतनी बड़ी बात नहीं, अगर आप प्रॉपरली इसका अटेम्प्ट करोगे सो यू कैन गेट द आंसर. ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही. ये वीडियो अगर आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.